मसूरी में चल रहा धामी सरकार का चिंतन शिविर हुआ खत्म। मुख्यमंत्री धामी बोले, चिंतन के बाद तुरंत हुआ अमल, राज्य के विकास के लिए बना रोड मैप। विधानसभा बैकडोर भर्ती घोटाले में डबल बेंच का बड़ा फैसला, तदर्थ नियुक्तियों की बहाली पर लगाई रोक। देहरादून और ऋषिकेश में इनकम टैक्स की दिन भर बड़ी छापेमारी, 3 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर रेड। उद्योगपतियों और भूमाफियाओं में मचा हड़कंप। पौड़ी में पकड़ा गया आदमखोर गुलदार, 2 दिन पहले पाबो ब्लॉक में 5 साल के बच्चे को बनाया था निवाला, वन विभाग ने पिंजरे में किया कैद। उत्तरकाशी में शुरू हुआ 3 दिवसीय गंगा महोत्सव, वाटर स्पोर्ट्स और योग है खास आयोजन। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नैनीताल से आ रही बड़ी खबर के साथ। विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले पर बड़ा आदेश, बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली के आदेश पर रोक। सिंगल बेंच के फैसले पर डबल बेंच ने रोक लगाई है। स्पीकर ने 258 कर्मचारियों को किया था बर्खास्त। नैनीताल से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले पर बड़ा आदेश है। बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली के आदेश पर रोक लगी है। सिंगल बेंच के फैसले पर डबल बेंच ने यह रोक लगाई। स्पीकर ने 258 कर्मचारियों को बर्खास्त किया था। नैनीताल से इस वक्त की बड़ी खबर। विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले पर बड़ा आदेश, बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली के आदेश पर रोक लगी है। सिंगल बेंच के फैसले पर डबल बेंच ने रोक लगाई है। आपको बता दें, स्पीकर ने 258 कर्मचारियों को बर्खास्त किया था। नैनीताल से इस वक्त की बड़ी खबर। विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले पर बड़ा आदेश, बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली के आदेश पर रोक लगी है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले पर बड़ा आदेश है, ये बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली पर रोक लगी है। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से कह सकते हैं कि चर्चित विधानसभा में जो बैकडोर भर्ती मामला है वो काफी लंबे समय से चल रहा था। और महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से जो तमाम बैकडोर की भर्तियां हुई थी उसे निरस्त करने का आदेश बाकायदा जारी किया गया था, क्योंकि तमाम जो नियम विरुद्ध तरीके से जो है ये नियुक्तियां विधानसभा अध्यक्ष ने पाई थी, क्योंकि इसके लिए बाकायदा एक कमेटी का भी गठन किया गया था। और पूरी कमेटी ने जो अध्ययन किया उसके बाद रिपोर्ट सौंपी, उसका तय किया गया था कि इन सभी कर्मचारियों को जो है हटाया जाएगा। लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरीके से कर्मचारी ने हाईकोर्ट का रुख किया था, हाईकोर्ट के रुख के बाद एक तरीके से जो निरस्त के आदेश थे उस पर एक तरह से रोक लगा दी गई। और साथ ही साथ ये पाया गया था कि सिंगल बेंच ने कि जो आदेश हुए हैं वो कहीं ना कहीं नियम विरुद्ध हैं। इस कर्मचारी को कोई मौका अपनी बात कहने का नहीं दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि वो एक तरीके से तमाम चीजों को लेकर के कानूनी राय हो या विधिक राय हो वो लेंगे, और उसके बाद ही आगे का फैसला दिया जाएगा कि इनको दोबारा से जो इनकी बहाली का आदेश दिया गया है वो बहाल होंगे या नहीं होंगे। लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से सुप्रीम हाईकोर्ट के डबल बेंच में पूरा ये मामला गया, और उसके बाद कहीं ना कहीं राहत जो है एक तरीके से मिली है विधानसभा अध्यक्ष को, क्योंकि जो आदेश दिए गए थे सिंगल बेंच में उसको रोक लगाते हुए एक तरीके से कहा गया है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो कर्मचारी हैं वो एक तरीके से उनके लिए बुरी खबर है, क्योंकि भले ही सिंगल बेंच ने आदेश दिया था लेकिन डबल बेंच की तरफ से उस पर रोक लगा दी गई है। तो कह सकते हैं कि बड़ा फैसला कहीं ना कहीं डबल बेंच का हुआ है, क्योंकि लगातार इस मामले को लेकर के उत्तराखंड की राजनीति भी गर्म थी, क्योंकि कई वरिष्ठ ऐसे लोग थे जिनको इसमें नियुक्तियां दी गई बैकडोर के जरिए। वो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार जो लोग युवा काफी लंबे समय से जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको ना रख करके बैकडोर से जो तमाम करीबी लोगों को भर्ती जो किया गया है वो कहीं ना कहीं नियम विरुद्ध है, और उसी के चलते कहीं ना कहीं एक तरीके से विधानसभा की तरफ से कार्रवाई की गई है। आकाश बने रहिए, हम और भी जानकारी आपसे लेंगे।
रुक कर रहे हैं देहरादून से बड़ी खबर का। आयकर विभाग की छापेमारी। देहरादून, ऋषिकेश, दिल्ली, सहारनपुर के प्रॉपर्टी डीलर के यहां छापे की सूचना मिली है। 3 दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की सूचना मिली है। देहरादून के प्रॉपर्टी डीलर मंजीत जौहर, राजलुम्बा, मेहता ब्रदर्स, नट्स भाटिया, नवीन कुमार मित्तल, नितिन गुप्ता के ठिकानों पर रेड की सूचना मिली है। देहरादून में आयकर विभाग के एडिशनल डायरेक्टर ठाकुर मव्वाल, डिप्टी डायरेक्टर रितेश भट्ट के नेतृत्व में छापे की कार्रवाई की गई। विभागीय अधिकारियों ने छापे के बाबत कोई भी जानकारी देने से इनकार किया है। आपको बता दें, सुबह से शुरू हुई इनकम टैक्स की रेड। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, विशेष संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, आयकर विभाग की छापेमारी है, क्या पूरी जानकारी है? बिल्कुल, जिस तरह से कह सकते हैं कि आज सुबह से ही लगातार जो आयकर विभाग उसकी छापेमारी लगातार देहरादून हो, हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, सहारनपुर हो या फिर दिल्ली हो, उन तमाम जगहों पर सुबह से ही जो छापेमारी है वो आयकर विभाग की चल रही है। तकरीबन 3 दर्जन से अधिक ऐसे ठिकाने हैं जहाँ पर आयकर विभाग छापेमारी कर रहा है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों के नाम इसमें शामिल है, यानी कि जिन जगहों पर ये छापेमारी चल रही है वो कहीं ना कहीं देहरादून के नामचीन लोग हैं, जो एक तरीके से बड़े बिजनेसमैन हो या फिर प्रॉपर्टी डीलर हो या भूमाफियाओं में इनकी संज्ञा की जाती है। और ऐसे में लगातार सुबह से ही जो आयकर विभाग की छापेमारी है वो भी जारी है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कई दस्तावेजों को जो है खंगाला जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से खुद जो इनकम टैक्स के एडिशनल डायरेक्टर हैं उनके नेतृत्व में पूरी छापेमारी चल रही है। और कह सकते हैं कि लगातार अभी भी जो छापेमारी को जारी है, चाहे इन तमाम नामचीन लोगों के घर हो या फिर इनके जहाँ पर कारोबार हैं, उन जगहों पर लगातार ये छापेमारी की जा रही है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से खबरें निकल कर सामने आ रही है कि कई ऐसे मामले जो है इनकम टैक्स के पास सामने आए हैं, जो कहीं ना कहीं जिसमें कर चोरी हो या फिर तमाम अन्य जगहों से जो है पैसे के लेन देन की खबरें थी, उसी को लेकर कहीं ना कहीं इस समय छापेमारी कर रहा है। जल्द ही कहीं ना कहीं छापेमारी जब कंप्लीट होगी उसके बाद कहीं ना कहीं इनकम टैक्स की तरफ से एक ऑफिशियली कहीं ना कहीं स्टेटमेंट जारी होगा कि आखिरकार किन वजह से छापेमारी की गई है और आखिरकार क्या कुछ चीजें जो है इनके यहाँ से जो है बरामद की गई है। आकाश, क्या अन्य डीलर्स के खिलाफ पर भी छापे कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, जिस तरीके से भी इन तमाम लोगों के घर में छापेमारी या फिर तमाम उनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, तो महत्वपूर्ण बात यह है कि सुबह से ही छापेमारी को जो है अंजाम दिया जा रहा है, दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। और साथ ही साथ कह सकते हैं कि जिस तरीके से क्लू कहीं ना कहीं इनकम टैक्स को मिलते जाएंगे, तो निश्चित तौर पर कहीं जांच का दायरा है उसको बढ़ाने का प्रयास भी जो है इनकम टैक्स की तरफ से किया जाएगा। आकाश, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुक कर रहे हैं अगली खबर का। गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने डोईवाला शुगर मिल के गन्ना पेराई सत्र का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि गन्ने की अच्छी रिकवरी और घाटे में चल रही मिलों को उबारने के लिए वे हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए अधिकारियों को भी बेहतर काम करने के लिए निर्देश दिए गए। बता दें कि उद्घाटन से पहले किसान अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर शुगर मिल के गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें गन्ना मंत्री के आने से पहले पुलिस बल ने हटा दिया। की सिर्फ 2 डिमांड थी, जिसको लेके कल से धरना चल रहा था शांतिपूर्वक। हमारा कोई विरोध करने का कोई इस तरह का मतलब नहीं था, सिर्फ 2 डिमांड थी। एक तो जो गन्ना डिमांड पर्ची है वो मैनुअल तरीके से जैसे पिछली बार दी जा रही थी वैसे दी जाए। दूसरा, गन्ने का उद्घाटन करने से पहले फैक्ट्री का गन्ना रेट की घोषणा कर देनी। हम 500 रुपये प्रति कुंटल गन्ने के रेट की डिमांड करते हैं सरकार से कि मंत्री माननीय जो मंत्री जी आए हैं वो उद्घाटन से पहले अच्छा होता कि किसान को खुश करते, किसान को गन्ने के रेट की घोषणा करके यहाँ बताते। और आते ही उन्होंने पुलिस प्रशासन को आदेश दे दिया, जो बाहर किसान बैठे हैं इनको उठा करके जेल डाल दो। इसके लिए हमने पूर्व से सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं पेराई सत्र शुरू होने से पहले, जो कि आपके सामने है, जैसे केन यार्ड का बनाया जाना ये, या फिर आपका कृषक विश्राम गृह है, शौचालय है, स्वच्छ जल की व्यवस्था है, कैंटीन की व्यवस्था है, पंचर की व्यवस्था है। इन सब में तो सारी व्यवस्थाएं किसानों की सुविधाओं के लिए की गई हैं। लीन पीरियड में हमने सारी अपनी मशीनों का बहुत अच्छी तरीके से रिपेयर एंड मेंटेनेंस किया हुआ है। इस बार हमारा ब्रेकडाउन केवल क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से हो जाए या कभी नू केन की वजह से हो जाए, वही पॉसिबिलिटी है। मशीनरी फेलियर की वजह से कुछ भी नहीं होगा। जो पेराई सत्र पहले लंबा चलता था, इस बार उसको बहुत पूरी कैपेसिटी के साथ चलाते हुए जो है मार्च में ही समाप्त करने की का हमारा प्लान है।
उससे बेटर पेराई सत्र होगा, ब्रेकडाउन कम होंगे, हमारी सरकार की रिकवरी जो है मिलों की अच्छी होगी और किसान भाइयों को सुविधाएं मिलेंगी। समर्थन मूल्य उत्तराखंड का हमेशा एक नियम रहा है, एक हमने प्रोसीजर फॉलो किया कि यूपी के समर्थन मूल्य डिक्लेयर होने के बाद ही उत्तराखंड ने अपने फैसला दिया है। तो जैसे यूपी डिक्लेयर करेगी उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। एक तरफ हम मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, एक तरफ मिलों को सुदृढ़ीकरण करने की बात कर रहे हैं और हमने उसको एक कोशिश करी है कि बहुत शिकायतें आती थी पर्ची सिस्टम में, जो मैनुअल पर्ची सिस्टम थी, इसलिए हमने उसको मॉडर्नाइज करके हमने उसको एक पर्ची सिस्टम जो है ऑनलाइन करने की कोशिश करी है। अगर उसमें कोई सुधार करना होगा तो ज़रूर करेंगे, लेकिन जो मांग है कि इसको वापस कर दिया जाए वो पॉसिबल। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के तहत आने वाले मदरसों में अगले शिक्षा सत्र से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम और ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। वहीं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि शुरुआत में 7 मदरसों को मॉडर्न स्कूल की तर्ज पर चलाया जाएगा। इन मदरसों में अन्य धर्मों के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। वहीं इसके पहले चरण में देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार के 2 मदरसों और नैनीताल जिले के 1 मदरसे को मॉडर्न स्कूल की तर्ज पर चलाने के लिए चुना गया है, जिसके बाद इस व्यवस्था को अन्य मदरसों पर भी लागू किया जाएगा। एक 103 अपने मदरसे हैं और उन 103 मदरसों में से हमने लगभग 7 मदरसों में तय किया है कि हम उनको मॉडर्न मदरसे के रूप में स्थापित करेंगे, जिनके अंदर प्रॉपर ड्रेस कोड लागू करेंगे और उसके बाद वो मॉडर्न मदरसे होंगे, वो मॉडर्न मदरसे होंगे और उन मॉडर्न मदरसे की तालीम भी मॉडर्न होगी और बहुत ईमानदारी के साथ सामान्य बच्चे भी, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग समाजों के बच्चे भी उस मदरसे के स्कूल में एडमिशन ले सकेंगे और हमारा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बने और एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पर चल के आगे बढ़े, उस दिशा में हम अपने मॉडर्न मदरसों को बनाना चाहते हैं। उत्तरकाशी में वाटर स्पोर्ट्स और योगा के साथ साथ गंगा उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की गई। गंगा उत्सव कार्यक्रम के पहले दिन केदार घाट समीप योगा कार्यक्रम और फुटबॉल प्रतियोगिता हुई, जिसका शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार और अपर जिलाधिकारी तीर्थपाल सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। योगा स्थल पर लोगों में इतना उत्साह था कि लोगों ने सुबह से ही सीटें आरक्षित कर ली थी। आम लोगों के साथ मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, डीडीओ सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी योग किया। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि योग जहां स्वास्थ्य को चुस्त और दुरुस्त रखता है, वहीं मानसिक तनाव को भी दूर करता है। योग को हर नागरिक को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। हरिद्वार में पुलिस ने क्राइम पर लगाम लगाने कमर कस ली है। पुलिस महिलाओं से चेन छीन कर दहशत फैलाने वालों को चिन्हित कर गिरफ्तार कर रही है। वहीं एसएसपी ने बताया कि चेन स्नैचिंग रोकने के लिए सभी थानों में कड़े निर्देश दिए हैं। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में हुई स्नैचिंग की घटना में एक आरोपी सहित बाइक, 4 चेन और क्विंटल बरामद किया है। ज्यादा हरिद्वार शहर में हो रही थी और इसमें बहुत जगह विभिन्न थानों में मुकदमे लिखे थे। जैसा आप अवगत हैं कि इसमें अभी हाल फिलहाल में बादराबाद में भी 21 गाड़ियां बरामद की गई, हमारे जो भगवानपुर में 15 गाड़ियां। इसके जो हमारी कार्रवाई चल रही थी, इसमें हमें बहुत सारे सुराग विभिन्न थाना क्षेत्रों में ऐसे वाहन चोरों को मिल रहे थे, जिसमें लखतर पुलिस ने इसमें सफलता प्राप्त करी है। इसमें उन्होंने 3 बाइक चोर जो गैंग था उसको गिरफ्तार किया। उनके कब्जे 7 मोटरसाइकिल जो हमारी सिटकुल क्षेत्र से चोरी थी, लखतर से, पथरी से चोरी थी, वो बरामद की गई है। उनसे भी पूछताछ में हमें काफी अहम जानकारी मिली, जिस पर हमारी टीमें काम कर रही है। तो अभी 7 इसमें जो है मोटरसाइकिल इसमें बरामद की। लोहाघाट के मीना बाजार में दिन दहाड़े दुकान का शटर खोलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक युवक चोरी करते हुए दिखाई दे रहा है। आरोपी युवक पुलिसकर्मी का बेटा बताया जा रहा है। पीड़ित दुकानदार ने पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर चोरी के आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस शिकायत पर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। दुकान का शटर डाउन करके अपने कमरे में गया था, जिस दौरान बिल्लो नाम का लड़का रहता है वहीं पड़ोस में। सुबह शाम उसका उठना बैठना आना जाना रहता था, तो मौके का फ़ायदा उठा के उसने शटर के नीचे से घुस के मेरी दुकान से लगभग 15-20 हज़ार रुपये नकदी उठा के ले गया और 1-2 फ़ोन भी
मोबाइल फ़ोन भी दुकान से गोल है। कल किसी विषय से कोई चीज़ मिसिंग थी दुकान में, तो मैं उसको फुटेज में देख रहा था, सीसीटीवी फुटेज में, तो मैंने पाया कि ये दुकान से गले से पैसे ले जाते हुए। तो मैं फुटेज जब चेक कर रहा था तो तब मैंने पाया कि चोरी कर रहा था और बाहर ही मिल गया। तो उससे फिर जब पूछताछ की थी, खुद ही वो बयां कर रहा है कि मैं 3-4 बार पहले भी चोरी कर चुका हूँ। लोहागढ़ थाने में मैं तहरीर देने आया हूँ कि इस व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। पौड़ी जिले के निशुड़ी गांव में 5 साल के नाबालिग को निवाला बनाने वाले तेंदुए को कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने पकड़कर पिंजरे में कैद कर लिया। वन क्षेत्राधिकारी ललित मोहन ने बताया कि तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने 2 पिंजरे लगाए थे। तेंदुए की कैद हो जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। लगातार गांव में बने हुए थे, तो ये गुलदार का भी जो है खेतों में ऊपर नीचे कर रहा है और ये रेस्क्यू नहीं हो पा रहा, कैमराइज नहीं हो पाया। तो मतलब लगातार इसको नजर बनी हुई थी, तो लास्ट में जो है मेरे में पता इसको जो है इसके बाद उस स्तर से जो निर्देश मिले मैं उसके अनुसार आगे कार्रवाई की। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रभारी मुकेश कोहली पहली बार गदरपुर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान प्रदेश सह मीडिया प्रभारी जुल्फिकर अली ने अतिथियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इस दौरान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रभारी मुकेश कोहली और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन का कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुकेश कोहली ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा देश कौमी एकता की मिसाल है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अल्पसंख्यकों के हित में तमाम योजनाएं लागू की हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस कनेक्शन, फ्री राशन और घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। केंद्र सरकार द्वारा जो स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री हुनर योजना और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से आज अल्पसंख्यक समाज को बहुत बड़ी संख्या में लाभ मिल रहा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज बहुत बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज MBBS, MTech, BTech कर रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि अल्पसंख्यक समाज का जो भाग्य है वो भारतीय जनता पार्टी आज खोलने जा रही है और लगातार 8 वर्षों के अंदर जो उदाहरण हुआ है मुस्लिम समाज का, वो बहुत बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज इसका लाभ ले रहा है और निश्चित तौर पर हमें लगता है कि आने वाले समय में और बड़ी संख्या में इसका लाभ अल्पसंख्यक समाज को मिलेगा। कुमाऊं की गौला नदी को लाइफलाइन कहा जाता है। लाल कुआं में खनन व्यवसाय से जुड़े गौला संघर्ष समिति के हजारों लोगों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन रैली निकाली और जनसभा कर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें राज्य सरकार से एक प्रदेश, एक रॉयल्टी तथा GPS सिस्टम और वाहन फिटनेस समस्याओं के निराकरण की मांगे रखी गई। साथ ही तत्काल गौला नदी के निकासी गेट खोलने की मांग की। गेट बंद होने से हजारों वाहन स्वामी और इससे जुड़े लोगों के सामने रोजगार का संकट बना हुआ है। लगातार खनन वाले और डंपर मालिक और प्रेशर वाले सभी एकजुट होकर सबको साथ में आना चाहिए। ये किसी एक की नहीं है, सभी की मांग है कि आज जो व्यवसाय चौपट हो रहा है, रेता बजरी यूपी को नहीं जा रहा है, यहाँ रॉयल्टी का डबल खेल खोल रहा है। बाकी जो नदी की रॉयल्टी वो 31 रुपए 32 रुपए, उसके और भी खर्चे लगते हैं गाड़ी की ढुलाई उड़ाई, जिससे इतना माल महंगा पड़ रहा है कि ये अन्य प्रांतों में यूपी के आसपास क्षेत्र में माल नहीं जा रहा, जिसका हम सब लोग विरोध कर रहे हैं। हमारा निवेदन ये है, क्षेत्रीय प्रतिनिधियों से भी निवेदन है और सरकार से भी निवेदन है कि एक प्रदेश में एक रॉयल्टी लागू हो, GPRS बंद हो और ग्रीन टैक्स के नाम से जो अवैध वसूली हो रही है, ये अवैध वसूली भी बंद हो। हमारी सबसे पहले मांग है एक प्रदेश एक रॉयल्टी। ग्रीन टैक्स का मुद्दा लगा दिया, जिन गाड़ियों की फिटनेस हमारी 4,000 रुपए में होती थी, आज 18,200 रुपए में हो रही है। 14,000 रुपए गाड़ी के फिटनेस में बढ़ा गए हैं। तो हमारी सरकार से मांग है कि इन सब बिंदुओं पर आप ध्यान देते हुए इन मजदूरों का, इन वाहन स्वामियों का हित देखेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम आज जो ज्ञापन दे रहे हैं उसमें हमने सारी मांगे रखी है। रुक कर है देहरादून से आ रही बड़ी खबर का। राज्य में पूर्व विधायकों ने संगठन बनाया है। संगठन में करीब 30 पूर्व विधायकों के जुड़ने की खबर है। संगठन में बीजेपी, कांग्रेस और UKD के पूर्व विधायक भी जुड़े हैं। उत्तराखंड के ज्वलनशील मुद्दों पर सरकार को उजागर करने का संगठन काम करेगा। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राज्य में पूर्व विधायकों ने संगठन बनाया है। संगठन में करीब 30 पूर्व विधायकों के जुड़ने की खबर है।
संगठन में बीजेपी, कांग्रेस और यूकेडी के पूर्व विधायक भी जुड़े हैं। उत्तराखंड के ज्वलनशील मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम यह संगठन करेगा। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे विशेष संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, पूर्व विधायकों ने संगठन बनाया, इसको लेकर सरकार का क्या कहना है? हम लोग कह सकते हैं कि उत्तराखंड में ये पहला मौका है कि जब तमाम जो पूर्व विधायक हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या फिर यूकेडी हो, इन तीनों ही पार्टियों के यहाँ पर एक तरीके से विधायक रहे हैं। तो तीनों ही पार्टियों के अधिकतर विधायक आज कहीं ना कहीं बड़ी महत्वपूर्ण बैठक इन्होंने की है, जिसमें 3 से अधिक विधायक जो है शामिल रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह के विधायकों ने अपना ये संगठन बनाया, उसके पीछे का मकसद सीधे तौर पर यही है कि प्रदेश सरकार के जो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, जो उत्तराखंड से ज्वलनशील मुद्दे हैं, जो कहीं ना कहीं विपक्ष एक तरीके से नहीं उठा पा रहा है, उन मुद्दों को जो है उठाया जाएगा और सरकार का जो ध्यान है उसे आकर्षण करने का जो काम है वो ये पूर्व विधायक करेंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जो संगठन है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के भी विधायक शामिल हैं, यानी कि कह सकते हैं कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और ऐसे में बीजेपी के जो पूर्व विधायक हैं वो भी इस संगठन में जुड़े हैं। जिसमें खानपुर से जो विधायक रहे हैं कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन, उनकी बात की जाए वो इसमें शामिल हुए हैं। बड़े दिग्गज जो विधायक हैं, यानी कि अगर हम बात करें हरक सिंह रावत जो कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, उनके भी जुड़ने की खबर है कि वो भी इस संगठन को अपना समर्थन उन्होंने दिया है। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा कहीं ना कहीं घटनाक्रम कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पूर्व विधायक एकजुट हुए हैं और सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं अब घेराबंदी करते हुए जो विधायक हैं ये एक तरीके से वो नजर आएंगे। आकाश, संगठन को लेकर सरकार का क्या कोई बयान सामने आया है अभी तक? बिल्कुल, जिस तरह से बैठक अभी खत्म ही हुई है, इनके निशा पर कहीं ना कहीं बीजेपी की अगर हम खासकर बात करें, वो भी इस बात को लेकर के चर्चाएं जोरों पर है कि जिस तरीके से बीजेपी के कुछ जो पूर्व विधायक हैं उनकी जुड़ने की भी खबर इस संगठन में आई है। तो इसमें कहीं ना कहीं कोई मामले को लेकर की जानकारी हासिल की जाएगी कि आखिरकार इस संगठन का मकसद क्या है, किस तरीके से संगठन काम करेगा, या फिर इस संगठन के पीछे की रणनीति क्या है कि किस तरीके से वो काम करने वाला है, या फिर सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा, या फिर तमाम जैसे मुद्दे जिसे सरकार अच्छा काम कर रही है उसमें भी सरकार के साथ रहेगा। अब बीजेपी इस बात पर भी लेकर जोरों पर है कि आखिरकार वो कौन कौन से विधायक हैं जो उसमें जुड़े हैं पूर्व में, और ऐसे में अगर इस तरीके से कोई जुड़ता है और इस तरह के सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं उन बातों को कहता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं संगठन की तरफ से बड़ा एक्शन जो है इसमें लिया जा सकता है। आकाश, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ।